हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूटेक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था NFTL, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन। उसमें हमने पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला आपका टॉपिक था नेटवर्क, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक सूचना आपके लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं वाइट बोर्ड पर नहीं हूँ, इसका मतलब कुछ कारण होगा। तो कारण ये है कि मार्कर साहब ने आज धोखा दे दिया, उसकी इंक समाप्त हो गई है। और आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन टाइम में इंक मिलना मतलब संजीवनी बूटी मिलने जैसा हो सकता है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे कहीं से मार्कर मिल जाता है तो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे होंगे वो वाइट बोर्ड पे ही करूँगा। तो अभी के लिए आपका टाइम लॉस ना हो, हम क्या करेंगे, ऐसे ही वीडियो शूट करके आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क। तो जैसे आपका सिलेबस जो है, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिल्टर पढ़ेंगे, फिर ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अनेक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन या संयोजन होता है। मीन्स ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए कोई बात नहीं। जिनकी प्रतिबाधाएं, जिसको आप इंग्लिश में इम्पीडेंस बोलते हैं, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, लंप या डिस्ट्रीब्यूटेड या दोनों प्रकार से हो सकती हैं। चलिए ठीक है, पहली लाइन तो समझ में आई भाई कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कई सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें लिखा है उन्होंने कि प्रतिबाधाएं, इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या होता है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये 4th सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो AC के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, आई होप सो, ठीक है। तो AC में आप क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे आपके पास 3 वर्ड आते हैं, XC, XL और R। ये 3 वर्ड आप पढ़ते हैं। R होता है रेजिस्टेंस, XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आपका XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। संधारित्र प्रतिघात और आपका प्रेरक प्रतिघात। जिसको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देगा, तो मैं दोनों को लेके चलूँगा साथ में, ओके। तो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हुआ क्या कि R का भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, XC का भी यूनिट क्या होता है, ओम होता है, XL का मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। तो हमको एक नई क्वांटिटी लेनी पड़ी जिससे कि हम इसको डिस्क्राइब कर सकें, परिभाषित कर सकें। तो इसलिए हमने एक नया वर्ड लिया Z, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। तो हम AC सर्किट में ही इम्पीडेंस का जो वर्ड है जो उसको हम यूज करते हैं, DC में नहीं करते हैं। DC में सिर्फ रेजिस्टेंस ही बोलते हैं और AC में हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं तब, जिसमें आपका R, XL और XC तीनों हो तब, ओके। अगर किसी को इस टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बताएगा, तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। चलिए भाई, तो ये तो हो गया इम्पीडेंस की बात। अब 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखना है, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ये दोनों शब्द क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं भाई। तो पहला आपका है व्हाट इज लम्प्ड नेटवर्क। इसको पढ़ते हैं कि लम्प्ड नेटवर्क होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है, द फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल when compared to the wavelength of electromagnetic wave propagation। मतलब अगर हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं, मीन्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या इंडक्टर, उसका जो लेंथ है या जो उसकी साइज है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ से कम हो या नेग्लिजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लम्प्ड नेटवर्क। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है और आपको ये कई जगह देखने को मिलती होगी।
तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वेलोसिटी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर हम तो पढ़ रहे हैं नेटवर्क, यहाँ वेलोसिटी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आई कैसे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या ले रहा है? साउंड वेव, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड वेव है, लेकिन वो वायर के थ्रू क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है किस में? इलेक्ट्रिकल में। ट्रांसड्यूसर आपने पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने। तो माइक्रोफोन क्या कर रहा है? साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि वायर के अंदर जो करंट फ्लो होती है या जो भी वेव फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं आप? विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं आप। तो वी कैसे आया, समझ में आया आपको? तो वी आपका आ गया जो आपने भी बताया। फ्रीक्वेंसी आपने 50 से 60 हर्ट्ज कैसे ली? आपकी सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज होती है और अमेरिका में आपकी 60 हर्ट्ज होती है, तो वहाँ से आपने ये ले लिया। आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्यों निकालना है? क्योंकि आपने डेफिनेशन में बोला है, परिभाषा में क्या बोला है आपने कि वेवलेंथ जो होता है आपका, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे? एलिमेंट के साइज से। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने वैल्यूज पुट की तो हमको क्या मिला? लैम्डा जो मिला वो 5000 किलोमीटर मिला। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। लैम्डा अगर 5000 किलोमीटर आ गया, इट मीन्स जो वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उसके वेव की लंबाई कितनी है? 5000 किलोमीटर है। तो आप खुद सोचो, कोई सर्किट आपने ऐसा डिजाइन किया है क्या जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर हो? 5000 किलोमीटर समझ रहे हो ना आप? इंडिया क्रॉस कहीं और पहुंच गए। ठीक है, इतनी बड़ी सर्किट अगर हम बना देंगे तो कहाँ रखेंगे उसको? तो सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का साइज है वो वेवलेंथ से बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। जैसे 5000 रुपये में अगर मैं 5 पैसे चुरा लूँ तो आप ध्यान नहीं दोगे। तो इसको बोलते हैं क्या? कंपेरेबल, यानी कि वो नेग्लिजिबल है, कंपेरेबल नहीं है। थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड्स हैं, चलो इसको हम सिंपल वे में और समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ये फिगर दिख रहा होगा। फिगर क्या है आपका? फिगर आपका कुछ ऐसा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, और आपने एक वायर ले रखा है कुछ ऐसा। अब इस फिगर में अगर आप देखो तो मैंने इस वायर का रेजिस्टेंस काउंट किया है क्या? नहीं। यानी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम आर की वैल्यू लेते हैं, एल की लेते हैं, सी की वैल्यू लेते हैं। इस वायर का रेजिस्टेंस हम काउंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो ये वायर का रेजिस्टेंस है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू आर के। तो इसलिए क्या होता है आपका, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं कि आपका आर की वैल्यू फिक्स हो गई है, बाकी हर जगह आर की वैल्यू नहीं है। तो इसी को बोलते हैं आप लम्प्ड नेटवर्क। तो ये सिंपल भाषा में है। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे बीटेक करने या कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वो आपका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो आपकी ऊपर वाली ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बताइएगा। डन, इसको बोलते हैं लम्प्ड। चलिए भाई, ये तो ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कहते नहीं है कि भाई अगर गुड है तो बैड क्या होगा? तो उसका जस्ट अपोजिट मीन्स क्या होगा? द फिजिकल साइज ऑफ एलिमेंट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन। यानी कि अब जो लेंथ है आपके एलिमेंट की, इट मीन्स जो आपने रेजिस्टेंस यूज किया है उसका जो लेंथ है वो आपके वेवलेंथ से कंपेयर करने लायक होगा। कैसे? चलिए, जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन। अब ये ट्रांसमिशन लाइन भाई क्या होता है? जो आपके घरों में लाइट आती है वो कैसे आती है? पावर प्लांट से आपके घर तक बड़े बड़े टावर होते हैं, वायर लगे होते हैं, तो वो ट्रांसमिशन लाइन ही होता है। तो ये तो होता नहीं कि आपके घर के बगल में पावर हाउस है। कुछ लोग के होता है, दादरी जैसे अगर पावर स्टेशन है तो उसके आसपास गांव होते हैं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली होता क्या है कि बहुत दूर से आते हैं। कितनी दूर से आते हैं? लमसम 1500 से 2000 किलोमीटर मान चलो आप इतना आते होंगे। ठीक है, अब 1500-2000 किलोमीटर, चलो मान लेता हूँ मैं कि 2000 किलोमीटर है। ठीक है, अब 2000 किलोमीटर और आपने भी निकाला था कितना? 5000 किलोमीटर आपने निकाला था, ये 5000 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ तो ये कंपेरेबल हैं? हाँ जी साहब, बिल्कुल है। अगर मैं 5000 में से 50 पैसे निकालता हूँ तो कंपेरेबल नहीं है, मीन्स हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2000 रुपये निकल गए तो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
बात समझ में आई? क्योंकि भाई हम लोग स्टूडेंट्स हैं, पॉकेट मनी बहुत संभाल के आती है। अब 5,000 में 2,000 चले जाएंगे तो बचाए क्या, घुइयाँ, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो कंपेरेबल है। अच्छा ठीक है, तो आपका डाउट ये आएगा कि सर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है और वहाँ पे आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर किया था, किससे? वेवलेंथ से। कुछ समझ में नहीं आया। चलिए देखते हैं भाई। अब ट्रांसमिशन लाइन अगर है तो मेरे भाई, जब आप प्लांट से लाइट भेजोगे अपने घर में तो किससे भेजोगे? कंडक्टिंग वायर से ही भेजोगे ना। तो आपका ये कंडक्टिंग वायर हो गया। और आपको पता है कि जो आर होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल के होता है, लेंथ के। लेंथ बढ़ेगी तो आपका आर बढ़ेगा। इट मीन्स लेंथ बढ़ने पर अगर आपका आर चेंज हो रहा है तो वो आपका लम्प्ड नहीं, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आर भी बढ़ता जाएगा। तो अगर ये ट्रांसमिशन मान लो आपकी 2 लाइंस हैं तो ऑब्वियस बात है कि अब ये वायर है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब ये 2 कंडक्टिंग वायर है यानी कंडक्टिंग प्लेट, चालक प्लेट, 2 चालक प्लेट हैं समानांतर में और बीच में एयर है, तो क्या बन गया? ये कैपेसिटर बन गया। रेजिस्टेंस आ गया वायर के थ्रू, कैपेसिटर कैसे आया? इस 2 वायर के पैरेलल होने के कारण। आपने पढ़ा है कि समानांतर प्लेट अगर हैं, बीच में अगर एयर है तो वो कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है। तो आपका आर भी आ गया, सी भी आ गया। एल कैसे आएगा? अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका इंडक्टर ही है, प्रेरक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मीन्स आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया? सी रेजिस्टेंस आपके हर एक जगह पे ये काउंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया था इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को, वायर के रेजिस्टेंस को, यहाँ पे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पोर्ट। भाई 2 पोर्ट नेटवर्क टॉपिक चल रहा है, तो अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अभी हम बस चीज़ों को समझ रहे हैं, एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं। अब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पोर्ट क्या होता है? अ पेयर ऑफ टर्मिनल एट विच सिग्नल में इंटर और लीव फ्रॉम द नेटवर्क इज कॉल्ड एज पोर्ट। मीन्स ऐसा पार्ट, ऐसा टर्मिनल जहाँ से सिग्नल एंटर करे या लीव करे, उसको बोलते हैं पोर्ट। जैसे आपके घर में दरवाज़ा होता है, लोग एंटर करते हैं वहाँ से और लीव भी करते हैं। कुछ लोग खिड़की भाग जाते हैं, मम्मी जब जूता उठाती है तब की बात अलग है। लेकिन पोर्ट मतलब क्या होता है कि जब कोई सिग्नल एंटर करे या लीव करे उसको आप बोलते हो सिर्फ पोर्ट, ओनली पोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? व्हेन द नेटवर्क इज हैविंग 1 पेयर ऑफ टर्मिनल द नेटवर्क इज कॉल्ड सिंगल पोर्ट या 1 पोर्ट। भाई 2 पोर्ट से पहले 1 पोर्ट आया होगा ना, तो 1 पोर्ट मतलब क्या हुआ? जैसे आपका एग्जांपल है मोटर में जाता है, करंट जाता है और वापस आता है, आपका सिंगल पोर्ट है। जनरेटर आपका सेम ऐसे कॉन्सेप्ट। या आप मान लो रेजिस्टेंस, भाई करंट यहाँ से गया और यहाँ से आपका यहाँ से इंटर हुआ और यहाँ से आपका बाहर गया, इसको बोलते हैं आप 1 पोर्ट। तो भैया 2 पोर्ट जरूरत क्यों पड़ी? जब 1 पोर्ट था पहले से तो 2 पोर्ट जरूरत क्यों पड़ी? देखते हैं भाई। When the network is having 2 pair of terminal, then the network is called as 2 port network। यानी कि जब 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर मतलब 2 जोड़े में। कैसे जोड़े में? भैया ये I1 आपका आया तो ये I1 आपका यहाँ से बाहर जाएगा, ये आपका I2 आया तो I2 आपका यहाँ से बाहर जाएगा। तो क्या हुआ? एक पेयर ये मतलब और एक पेयर ये, तो क्या हो गया आपका? पेयर्स हो गया ना, 2 पेयर्स, तो इसको बोला 2 पोर्ट नेटवर्क। ज़रूरत क्यों पड़ी? आपका ट्रांसफार्मर इसका एग्जांपल है। जो आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर 2 पोर्ट नेटवर्क हमको नहीं पता होता तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं? आपका ट्रांजिस्टर हो गया। ट्रांजिस्टर आपको पता है क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एमीटर बेस कलेक्टर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर पढ़ते हैं। तो वहाँ भी आपको 2 पोर्ट नेटवर्क ही लगाना पड़ता है। आपका एच पैरामीटर आपको लगाना पड़ता है। सब बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? आएगा आगे पॉइंट आएगा तो हम क्लियर करेंगे आपको, ठीक है? तो ये हो गया 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 पोर्ट का जरूरत क्यों पड़ा हमको, या 1 पोर्ट हम जब यूज़ कर रहे थे तो 2 पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे डिवाइसेस थे जिसको हमको 2 पोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं नेटवर्क की, वो देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है? चलिए,
पहला है आपका व्हाट इज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिनमें इनपुट और आउटपुट टर्मिनल परस्पर बदलने पर नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक Z0 या गामा अनअफेक्टेड होते हैं। चलिए भाई कोई बात नहीं। इन्होंने क्या बोला कि इनपुट और आउटपुट को अगर हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब कि अगर हम इनपुट को आउटपुट बोल दें और आउटपुट को इनपुट बोल दें तो कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि सिमेट्रिकल है। अच्छा, बीजेटी आपका सिमेट्रिकल होता है कि अनसिमेट्रिकल होता है, ये मुझे कमेंट बताइएगा। अगर आपको पता होगा तो, अगर नहीं पता है तो भी बताइएगा। बीजेटी आपका सिमेट्रिकल है या नहीं है, अगर वो है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों शब्द लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम क्या हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि अकबर आया चला गया, क्यों आया क्यों गया पता नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दो वर्ड हम देख रहे हैं दो वर्ड क्या है आपके, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक आपके जो हैं वो अनअफेक्टेड यानी कि वो प्रभावित ना हो। अब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, Z0 और गामा। तो आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में सिमेट्रिकल नेटवर्क एक अलग से पूरा टॉपिक ही है। तो ये गामा क्या होता है, Z0 क्या होता है, ये हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि हाँ दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के, Z0 और गामा होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं अगर हम इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दें तो। अगर बात करें असिमेट्रिकल की तो सिंपल सी बात वही कि जो अगर हमने इनपुट आउटपुट चेंज किया तो आपका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल। वेरी सिंपल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें क्या है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क हैं। कौन कौन से नेटवर्क है डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के। पहला आपका है टी नेटवर्क, दूसरा है आपका पाई नेटवर्क। अच्छा, टी को आप स्टार बोलते हैं, पाई को आप डेल्टा बोलते हैं। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप टी नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है। टी में आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है, बैलेंस और अनबैलेंस होता है। बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है ये भी हम अभी देखेंगे। दूसरा आपका पाई नेटवर्क है, पाई क्या होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तीसरा आपका होता है एल नेटवर्क, बैलेंस और अनबैलेंस होता है। फिर आपका लैटिस होता है, फिर आपका ब्रिज टी नेटवर्क होता है, फिर आपका लैडर नेटवर्क होता है। फिर लैडर में टी एल पाई होता है। सबको हम बारी बारी से समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका फिर नेक्स्ट क्या है, टी नेटवर्क। अब टी में क्या होता है, यह नेटवर्क टी आकार का होता है। सही बात है भाई, जैसा दिखेगा उसको वैसे देख के हमने नामकरण कर दिया कि भाई ये टी की तरह दिख रहा है, कुछ टी जैसा है ना ये, तो इसलिए ये टी नेटवर्क है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे आता है मुद्दा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का। तो अगर ये बोल रहे हैं कि भाई ये Z1 है और ये Z3 है और ये Z2 है, Z1 इक्वल टू Z3 अगर है तो ये सिमेट्रिकल है। अगर Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3 है तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। चलिए फिर से फटाफट हम अपने सिमेट्रिकल वाले डेफिनेशन को फिर से रिपीट करते हैं माइंड में। क्या बोला था उन्होंने कि अगर हम इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो चेंज ना हो। चलिए देखते हैं कैसे भाई। मान लेते हैं कि आपका Z1 Z2 है, Z1 Z3 है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। चलो 3 है भाई। आपका Z2 कितना है, 6 है। अगर मैं इनपुट साइड से इम्पीडेंस निकालूँ, इसको मैं शॉर्ट कर दूँ तो आपका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 × 6। 3 और 6 किसमें, पैरेलल में है। जब इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। जिसको ये ना पता हो कि कैसे हम सीरीज निकालते हैं, कैसे हम पैरेलल निकालते हैं, सो प्लीज़ कमेंट बताइएगा तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। हर एक चीज़ का वीडियो आपको मिल जाएगा, बस मज़े से पढ़िए, आप एंजॉय करिए अच्छे से। ठीक है, तो 3 × 6 क्या होगा, 18/9। 2 आएगा, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। ये हो गया इनपुट साइड से। अब अगर मैं बोलूँ भाई कि आउटपुट साइड से कितना होगा, तो आप आउटपुट साइड निकाल लेंगे फटाफट जल्दी से। कैसे निकालेंगे आउटपुट साइड से, आउटपुट से देखेंगे तो क्या होगा, आपका ये शॉर्ट करेंगे तो 3 × वही दोनों पैरेलल में है। जब दोनों पैरेलल में क्या आएगा, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन 2 आएगा और 2 और 3 5, यानी कि दोनों साइड से ही क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल है। ओके, अब अगर मैं Z1 और Z3 की वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, क्या होगा, असिमेट्रिकल होगा। कैसे, आप इसको रखो 3, इसको रखो 4, अब इसको आप फिर से निकालो तो वैल्यू पक्का चेंज आएगी। एक बार ट्राई करना आप, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट। चलिए भाई, ये तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, परिभाषा समझ लिया। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि
डायरेक्ट अगर आपको देख के बताना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है तो कैसे बताएंगे आप? क्या करो, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा आप ड्रॉ कर दो। तो अगर अगल बगल अगर ये 4 है, ये 4 है, तो क्या होगा आपका, दोनों सिमेट्रिकल हैं। अगर ये 3 हो गया और ये 2 हो गया तो सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है। आप रीजनिंग पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे तैयारी भी कर रहे होंगे अदर एग्जाम्स की, यूपी पुलिस की और सबकी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पढ़ाते हैं ना सिमेट्रिकल मिरर इमेज, तो वैसा ही कुछ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बैलेंस टी नेटवर्क को एच नेटवर्क भी कहा जाता है। जो आपका बैलेंस टी नेटवर्क होता है उसको आप एच नेटवर्क भी कहते हैं। चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस, अभी आपने क्या देखा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देखा है, यहाँ बैलेंस टी नेटवर्क की बात कर रहा है, ठीक है। कैसे बात कर रहा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप फिगर, ये बैलेंस टी नेटवर्क है ना, तो ये कुछ एच जैसा लग रहा है ना, एच नहीं लग रहा है क्या? ये तो आई लग रहा है ना। चलो भाई देखते हैं, फिर से ट्राई कर लेते हैं। एच कैसा लगता है आपका? कुछ ऐसा बनता है ना, तो ये आपका एच टाइप लग नहीं लग रहा है? हाँ, चलिए भाई बताइएगा, अच्छा लगने लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? एच नेटवर्क भी कहा जाता है। इक्वल कॉम्बिनेशन होने पर बैलेंस और अनबैलेंस टी नेटवर्क में ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक एक समान होते हैं। इक्वल कॉम्बिनेशन होने पर बैलेंस और अनबैलेंस टी नेटवर्क में ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? समान होते हैं। अतः बैलेंस और अनबैलेंस नेटवर्क परस्पर क्या होते हैं? समतुल्य होते हैं। तो आपका ये क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया, और आपका ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। देखिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में समझ लिया था कि भैया सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है, इनपुट आउटपुट को अगर हम इंटरचेंज कर दें, परस्पर बदल दें, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है उसमें कोई चेंज ना आए तो बोलते हैं उसको सिमेट्रिकल, अगर आ गया तो बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अब बैलेंस और अनबैलेंस कैसे करेंगे? चलिए, सिमेट्रिकल के लिए आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, यानी कि आपने ऊर्ध्वाधर रेखा ड्रॉ की थी। अगर दोनों तरफ बराबर है तो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। लेकिन बैलेंस के लिए क्या करते हैं आप? बैलेंस के लिए क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये दोनों समान हो गए तो आपका बैलेंस है, नहीं तो ये अनबैलेंस है। अगर आप देखो तो Z1 यहाँ पे है, यहाँ पे Z1 है क्या? नहीं है। यहाँ पे Z1 यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये अनबैलेंस है। सिमेट्रिकल आप उसको बोल सकते हो, अगर आप कोई पूछे कि ये सिमेट्रिकल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सिमेट्रिकल है, लेकिन ये अनबैलेंस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, देखा Z1/2 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 Z1/2, अच्छा ये तो सिमेट्रिकल हो गया। तो ये सिमेट्रिकल भी है और आपका बैलेंस भी है, ठीक है। बैलेंस मतलब देखिए, बैलेंस के लिए करना पड़ेगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा, और आपका वर्टिकल लाइन मतलब क्या होगा? आपका सिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लाइन ड्रॉ करके पता करने की बात। अब जैसे वहाँ पे आपने बोला कि इम्पिडेंस जो होगा सेम होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं। मान लो कोई करंट यहाँ से इंटर की, करंट की आपकी, करंट आपकी यहाँ से आएगी ना, 2 पॉइंट है, तो ऑब्वियस बात है अगर ये I1 है तो ये घूम के वापस क्या आएगी? इधर आएगी। ये V1 है, तो यहाँ से Z1 मिला, लेकिन यहाँ पर Z1 मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो क्या होगा? Z1/2 इसको यहाँ मिलेगा और Z1/2 इसको यहाँ मिलेगा, यानी इसने इसको बैलेंस रखा प्रॉपरली। यहाँ बैलेंस ये प्रॉपरली नहीं हुआ, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर डाउट्स रहा हो बीच में, अगर थोड़ा सा आपको लगा कि यहाँ पर डाउटफुल लग रहा है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल समझ में आ गया, बैलेंस अनबैलेंस समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चीज़ें आसान होंगी, कोई टफ नहीं रहेगा। नेटवर्क अलग अलग रहेंगे टाइप्स के, लेकिन जो कंडीशन है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की, बैलेंस और बैलेंस की, वो सेम रहेगी। बात करते हैं पाई की। पाई में क्या होता है भाई? ये पाई जैसा कुछ लग रहा है ना, कुछ ऐसा पाई, देखो पाई लग रहा है ना, ये Z हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वही आपका क्या है? असिमेट्रिकल कैसे हो गया? असिमेट्रिकल आपका Z2 और ये Z3 हो गया। अब ये Z2 बराबर क्या होगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कैसे करना है आपको? इनपुट से देखना है आपको इम्पीडेंस निकालना है, फिर आपको आउटपुट देखना है, आपको इम्पीडेंस निकालना है। अगर दोनों तरफ से बराबर आ रहा है तो सिमेट्रिकल, अगर नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होता है कि आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो क्या होगा? आपका सिंपली आपका मिल जाएगी, हाँ ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है अगर तेजी करना है तो। सेकेंड आपका अनबैलेंस और बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो क्या होगा? Z1 यहाँ पे है, लेकिन Z1 यहाँ पे है क्या? नहीं है। आपने यहाँ ड्रॉ किया तो क्या होगा? Z1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब क्या है? बैलेंस्ड है, ये आपका अनबैलेंस्ड है। चलिए आगे बढ़ें। एल नेटवर्क बात कर लेते हैं फटाफट। ये क्या होता है? जब नेटवर्क सेक्शन का आकार L की तरह होता है तो यह L नेटवर्क कहलाता है।
एल की तरह का होता है, एल शेप का होता है। अब एल सेक्शन एक ऐसे असिमेट्रिकल टी नेटवर्क की तरह होता है जिसकी एक सीरीज इम्पीडेंस आर्म का मान 0 अथवा एक ऐसे असिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की तरह होता है जिसका शंट इम्पीडेंस आर्म की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। चलिए भाई देखते हैं क्या है ये, कौन सी चीज़ आ गई है। इन्होंने क्या बोला कि एल जो होता है एक तो वो असिमेट्रिकल होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एल अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, अगर आपने लाइन वर्टिकल ड्रॉ भी की तो क्या होगा, ये असिमेट्रिकल ही रहेगा, कभी सिमेट्रिकल तो होगा नहीं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भैया एल में सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कैसे बताएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है कि असिमेट्रिकल ही होता है, सिमेट्रिकल तो कभी होगा ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो छोड़ ही दो आपकी सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। अब इन्होंने क्या बोला, एक लाइन इन्होंने ये बोला कि असिमेट्रिकल टी नेटवर्क जिसकी एक सीरीज इम्पीडेंस आर्म का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब समझते हैं। और एक लाइन और लिखी है कि पाई नेटवर्क होता है और इसका शंट इम्पीडेंस, शंट मतलब होता है पैरेलल, समानांतर में, ठीक है, वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ये दोनों क्या है इसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपका फिगर है, फिगर है ना ये। अब अनबैलेंस बैलेंस क्या होता है वो तो हम बाद देख लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। पहले हमको देखना है कि भाई अगर टी नेटवर्क है, अगर टी होता है ये अगर टी होता तो कैसे बनाना पड़ता हमको, हम बनाते इसको यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लेके बना देते हैं, ठीक है, मतलब टी बन जाता। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब टी तो है लेकिन उसका एक सीरीज इम्पीडेंस क्या है, आर्म का मान जो है वो 0 है। अब अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मैं 0 कर दूँ तो क्या होगा, मीन्स शॉर्ट सर्किट, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो मतलब कि आपने एक टी सेक्शन लिया, इस टी सेक्शन में क्या किया, इसको आपने 0 कर दिया, मीन्स शॉर्ट कर दिया, तो आपका क्या बन गया, एल बन गया। जरूरी नहीं कि आप इसको इस 0 करें, आप इसको भी 0 कर सकते हो, लेकिन किसी एक को, दोनों को नहीं, पर दोनों कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर एल कहाँ बनेगा, फिर कुछ और बन जाएगा वो, ठीक है। तो किसी एक करना है, चाहे इसको करो आप चाहे इसको करो, ओके, ये कहने मतलब था। दूसरी बात जो उन्होंने बोली थी कि भैया अगर मान लो पाई होता, सपोज दैट कुछ ऐसा, ये आपका पाई है, ठीक है, ये आपका पाई है। पाई में क्या किया इन्होंने कि बोला अब इस पाई को मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, क्या करना पड़ेगा। अब संट बोला इन्होंने, संट आर्म, संट मतलब पैरेलल में, यानी कि ये वाला आर्म, संट मतलब पैरेलल में, ठीक है, यानी कि ये वाला। इस वाले को अगर मैं 0 करूँगा, संट वाले को अगर मैं 0 कर दिया तो क्या होगा, एक लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी पड़ती, क्या करनी पड़ती है आपको, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती, तो हमारा एक मामला गड़बड़ हो जाता। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ओपन करना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस ओपन कब होता है, इनफाइनाइट जब होता है। भाई सिंपल सी बात है कि ओपन सर्किट कब बोलते हो आप, जब करंट 0 फ्लो हो। जब करंट 0 फ्लो कब होती है, जब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इम्पीडेंस की वैल्यू को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। किस केस में, जब पाई की बात करेंगे। जब हम पाई की बात करेंगे तो हमको शंट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू क्या बननी पड़ेगी, इनफाइनाइट। अगर आपने इसको 0 कर दिया तो आपको ये फिगर नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो जो पॉइंट लिखा था आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट बताइए, उसका वीडियो आपको मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। अब बात आती है बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है भाई। तो ये आपका अनबैलेंस है। कैसे, आपने लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, देखा अरे यहाँ Z1 है, यहाँ Z1 नहीं है, तो इसका मतलब ये अनबैलेंस है, और यहाँ क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं कि आपको ऐसे पढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करें कि मार्कर बाबा मिल जाए हमको कहीं से, और हम आपको वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएं। तो जहाँ पे आपको दिक्कत हुई हो, इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ टर्म समझ में ना आए हों, कोई टेक्निकल बात आपको न समझ में ना आई हो, बेहिचक पूछिए, क्योंकि अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, अभी आप सीख रहे हैं, आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेमेस्टर एग्जाम तो है ही है आपका। अगर आपको और कोई टॉपिक सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें बनाऊंगा। NFTL का वीडियो आपको प्रॉपर्ली पूरा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस मिलेगा। अभी 2 पोर्ट नेटवर्क में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, H पैरामीटर, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर कैसे होता है, कैसे ट्रांजिस्टर में वो यूज होता है,
और आपका लैडर नेटवर्क जो होता है और लैटिस नेटवर्क क्या होता है, ये थोड़े बचे हैं। तो इसका पार्ट 2 जो होगा उसमें अपलोड कर दूंगा, तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर अप हो जाएगा और थोड़ा फास्ट करेंगे जिससे कि आपका जल्दी जल्दी चीज़ें कवर अप हो जाएँ। अगर मार्कर नहीं मिलता है तो मुझे ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड हो तो मुझे बता देना कमेंट में। अगर आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए तो मार्कर के लिए थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा भी आपको इच्छा हो आप मुझे बता देना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।